अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? रेड विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ राह ए गेर बाय मरियम रहीम का 14th एपिसोड लेकर। और अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब बिना वक्त ज़ाये के चलते हैं एपिसोड की जानिब। आयरा इस वक्त मारूक से इजाज़त लेकर घर के उस तरफ आई थी जहाँ फूल थे। उन फूलों की वजह से जिस्म के अंदर एक रोमानियत का एहसास जाग उठता था। उसने आज सफ़ेद रंग की शलवार कमीज के साथ बाल बांधे हुए थे, आंखों पर सियाह चश्मा जमाए हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। तभी ताबिश वहां आया। मैंने सुना है तुम किताबें पढ़ती हो। सुरमई रंग की आधी आस्तीनों वाली पैंट शर्ट पहने, बाल माथे पर जमाए हुए वो उससे देख रहा था। आयरा ने निगाहें उसकी जानिब की। हाँ पढ़ती हूँ, क्यों पूछ रहे हैं? उसकी हेजल ग्रीन आंखों में सवाल था। ताबिश ने गहरी सांस भरी और उसके जवाब में कहा, तो क्या सिखाती हैं तुम्हारी किताबें? आयरा मुस्कुराई। किताबें मोहब्बत करना सिखाती हैं, लोग किस तरह के होते हैं और उनसे कैसे डील करना होता है ये सिखाती हैं। दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत करना सिखाती हैं, इनडायरेक्टली अल्लाह की हर चीज़ से मोहब्बत सिखाती हैं। ताबिश ने इस बात में सर हिलाया। तुम्हारी किताबें किसी संग दिल को मोहब्बत करना सिखा सकती हैं? अगर उसकी निगाहों की तरफ गौर से देखा जाए तो उनमें 5 महीने कबल वाला दर्द अब भी पना था। बस कुछ फ़र्क था तो इतना कि वो उन लम्हात को भूलने के जतन में था। मगर क्या इतनी जल्दी उन तकलीफ दे यादों को जहन से झटका जा सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी नहीं झटक पा रहा था। आयरा का दिल धड़कना भूल गया। उस पर यह हकीकत आश्कार हुई थी कि वो जिससे मोहब्बत करती थी वो भी किसी की मोहब्बत का शिकार हो चुका था। आयरा को बेइख्तियार वो रात याद आई थी जब वो टूट कर बिखर चुका था। उसे वो अल्फाज भी याद आए थे जो ताबिश ने कहे थे। उसने ताबिश पर नजरें जमाई, आंखों में जमाने भर का दुख था। मोहब्बत और किताबें संगदिल लोगों के लिए नहीं बनी। ताबिश ने ठंडी आ भरी। फिर फायदा ऐसी किताबों का जो संगदिलों को मोहब्बत न सिखा सके। अपनी नज़र आसमान की तरफ की तो परिंदे उड़ते नजर आए। आयरा ने भी उसकी देखा देखी में आसमान को देखा। तुम बहुत अजीब हो गए हो कुछ महीनों से। ताबिश ने आसमान पर ही निगाह जमाए रखी। क्या मतलब, कैसे? अपनी फितरत से हटकर कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हो? ताबिश ने उसकी तरफ देखा और आयरा को न जाने क्यों ये आंखें हर रंग से आरी लगी। तो क्या खुद को बदलना बुरी बात है? लबों पर मुस्कुराहट उभर कर मालूम हुई। जो तब्दीली खुद से करनी पड़े वो बुरी है, लेकिन जो खुद ब खुद हो जाए वो बुरी नहीं। ताबिश उसके सामने हाथ बांधे खड़ा हुआ। क्या अपनी पसंद के लोगों के लिए बदलना बुरी बात है? आयरा एक नज़र देखे गई। क्या ये उन लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं जो आपको पसंद करते हैं? ताबिश ने चौंक कर बाजू सीधे किए। चेहरे पर पुरसोच तासुर उभरे। कुछ गलत महसूस हुआ मगर क्या वो समझ न सका। उसके पास लफ्ज़ों का अंबार खत्म हो गया। हाँ बदल रहा हूँ मैं खुद को एक संग दिल के लिए, मगर उसका मेरी ये तब्दीली नज़र नहीं आ रही। मैं जो मर्जी कर लूँ उसके लिए हमेशा इनविजिबल ही हूँ। उसे बस ये लगता है मैं उसके लायक नहीं, यहाँ तक कि उसे ये भी लगता है मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आयरा को उसकी आवाज़ में उदासी की रमक महसूस हुई। ऐसी सूरत में उन लोगों की तरफ बढ़ें जिनके लिए आप विजिबल हो और फिर गौर से देखें कि उनकी ज़िंदगी में आपने कितनी रोशनी पैदा की है। अक्सर किताबों में पढ़ा है मैंने कि अगर आपकी मोहब्बत की कहानी अधूरी रह जाए तो किसी दूसरे को अपना आप सौंप कर उसकी कहानी पूरी कर दें। ताबिश खामोशी से उसकी बातें सुनने लगा। न जाने क्यों उसकी बात सुनकर दिल के अंदर एक सुकून बर्पा हो रहा था। शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। आयरा हंसी। उस हंसी में इत्मीनान था, एक पुरसुकून इत्मीनान। मेरी बातों पर गौर ज़रूर करना। अपनी बात कही और चली गई। पीछे खड़ा ताबिश एक बार फिर आसमान को देखने लगा। उससे अपना वजूद हल्का फुल्का महसूस हुआ। ऐसा लगा दिल पर पड़ा हुआ पुराना बोझ उन चंद लफ्ज़ों की वजह से पूरा नहीं तो कम अज़ कम आधा मिट चुका था। 2 दिन बाद ताबिश अपने कमरे में आईने के सामने खड़े सफ़ेद आधे आस्तीनों वाली शर्ट पहने हुए कहीं जाने की तैयारी में था जब मारूक आई। खैरियत है, आज फिर मेरी बहू लाने का इरादा है? ताबिश ने आईने में नजर आते हुए उनके अक्स को मुस्कुराते हुए देखा। नहीं अम्मा, मेरा फिलहाल तो कुछ इरादा नहीं। आप क्यों पूछ रही हैं? झुककर घड़ी उठाई और पहनने लगा। मारूक ने मुस्कुराकर उसे देखा। जैसे तुम तैयार हुए हो मुझे तो कुछ दाल में काला ही लग रहा है। देखो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे मत शर्माओ। वो पीछे मुड़ा और उनके कंधे थामे। मेरी जॉब सुकून से रहने देगी तो ही तो दाल में कुछ काला होगा ना। मारूक ने सर हिलाया, फिर कुछ याद आने पर बोली, लेकिन कुछ महीने कबल तुमने मुझसे कहा था कि
ताबिश ने उनकी बात बीच में काटी। अम्मा जान, वो मजाक था। एक तो इंसान अपनी माँ से मजाक भी नहीं कर सकता, सीरियस ही हो जाती हैं। ताबिश ने वापस अपना रुख आईने की जानिब मोड़ा और सर झुकाकर कुछ नादीदा तलाश करने लगा। नादानिस्ती में उसकी माँ ने वो तकलीफ वापस याद दिला दी थी। चेहरे पर आए तकलीफों के आसार मुश्किल से छुपाए। हाँ तो फिर हमारे साथ ऐसे गंदे गंदे मजाक भी मत क्या करो तुम बच्चे। ताबिश मुस्कुराया। अच्छा अम्मा हुजूर, गुस्ताखी माफ, अब नहीं करूंगा ऐसा गंदा मजाक। मारूक ने सर हिलाया और कुछ सोचने लगी। ताबिश ने उनकी तरफ रुख किया। अब क्या खिचड़ी पक रही है आपके खराफाती दिमाग में। कमर पर हाथ जमाए हुए लड़का औरतों की तरह घूरने लगा। मैं ये सोच रही थी कि इस घर में वाकई बहू आ जानी चाहिए अब। ताबिश हैरान हुआ। अम्मा, आर यू सीरियस? मारूक मुस्कुराई। हाँ बिल्कुल, लड़की भी सोच ली है। ताबिश मजीद हैरान हुआ। कौन? माथे पर शिकन लिए पूछा। मारूक उसके सामने से हटकर पलंग पर बैठी। आयरा, बहुत प्यारी बच्ची है वो, और सलीकेमंद भी। ताबिश को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। क्या? आयरा? मारूक ने उसकी जानिब देखते हुए इस बात में सर हिलाया। हाँ हाँ। ताबिश एकदम से कह के मारने लगा। आयरा और सलीकामंद, अच्छा था। मारूक ने भय में सुकेड़ कर उसे देखा। ताबिश को लगा अब मामला इंतहाई पेचीदा हो चुका है, इसीलिए खामोश हुआ। बेटा मजाक से हटकर वो एक अच्छी लड़की है, इस घर की बुनियादों को मजबूत रखेगी। ताबिश के लब मुस्कुराहट में ढले। इतनी सी तो लड़की है वो, कहाँ घर की बुनियादों को मजबूत रखेगी, जगह जगह टकराती है, कहीं हमारा घर टूट ही ना जाए उसकी टक्करों से। एक बार फिर कहका लगाया तो मारूक भी मुस्कुरा दी। तुम मेरी बातों पर गौर व फिक्र जरूर करना बेटा, मैं नहीं चाहती ये मौका मैं हाथ से जाने दूं। वो बहुत प्यारी बच्ची है, बात बात पर मुस्कुराने वाली। ताबिश ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है अम्मा, क्या अब मुझ गरीब को जाने की इजाजत है? मुझे बहुत देर हो रही है। मारूक मुस्कुराई और सर हिलाकर इशारा किया। ताबिश जब चला गया तो उस कमरे में बस वो ही रही। उन्होंने इधर उधर सर घुमाया तो एक तस्वीर पर उनकी नजर ठहरी। अरबाज अलवीसिया वर्दी पहने कंधे पर सितारे सजाए हुए मुस्कुरा रहे थे। ये ताबिश ने नई बनवा कर रखी थी। मारूख ने उस तस्वीर की जानिब रुख किया और उसे सीने से लगाया। ऐसा करने से उन्हें अपने जिस्म में सुकून भरता हुआ महसूस हुआ। तस्वीर वापस अपनी जगह पर रखी और कमरे की बत्ती बुझाते चली गई। कमरा मुकम्मल तारीकी में डूब गया। रात ने अपने पर फैला लिए थे। घड़ी 2:30 बजे का वक्त बता रही थी, मगर नींद आज उसकी आंखों से भी किसी महबूबा की तरह रूठी हुई थी। वो पलंग पर लेटे मोबाइल हाथ में लिए गैलरी स्क्रॉल किए जा रहा था। तभी उसकी नज़रों के सामने सफ़ा की तस्वीर गुजरी और उसे देखते ही सब कुछ किसी तकलीफदेह याद की तरह जहन पर हावी हुआ। वही भूला बिसरा दर्द फिर से अपनी जगह पर लौट आया। वही दिल का तड़पना याद आया। वही लफ्ज़ याद आए। तुम हमेशा से ही ऐसे हो, हर किसी की जिंदगी में घुसकर उसे तबाही के दहाने पर ले आते हो। मेरी कर चुके हो, अब तुम्हारे अगला शिकार हाशिर है। तुम्हें खुदा का वास्ता है ताबिश, बस अब निकल जाओ यहाँ से और हमारी जिंदगी से। बहुत हो गया, अब बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। वो तंग आ चुका था उन लफ्ज़ों से, मगर ये सब किसी आसेब की तरह उसके वजूद से चिमट चुके थे, जो निकलने का नाम भी नहीं ले रहे थे। क्यों? आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ था? क्या उसने मोहब्बत करके कुछ गलत कर दिया था? क्या मोहब्बत करना गुनाह था? आंखों में आंसू ने जगह बनाई, फिर छलक कर मोबाइल की स्क्रीन पर टकराया। स्क्रीन पर नमी फैली, जिसकी वजह से तस्वीर धुंधली नजर आने लगी। उसकी तवज्जो मोबाइल पर आने वाले पैगाम ने खींची। आंसू साफ किया और पढ़ने लगा। क्या तुमने मेरी बातों पर गौर किया? चेहरे पर न मुस्कान पैदा हुई। कुछ पल ऐसे ही उस पैगाम को देखे गया, फिर उंगलियां चलाते हुए कुछ लिखने लगा। गौर किया, बहुत किया, लेकिन क्या तुम एक सवाल का जवाब दे सकती हो? स्क्रीन पर पैगाम फौरन मिला। पूछो। लब आपस में भींचे वो टाइप करने लगा। क्या मोहब्बत करना कोई गुनाह है? उसे मालूम था वो क्या कहने वाली है, मगर फिर भी पूछ लिया। पैगाम देख लिया गया, मगर कई सातें गुजरने के बाद जवाब मिला। मैं कई दफ़ा कह चुकी हूँ, मोहब्बत करना गुनाह नहीं, लेकिन मोहब्बत करके उसे ना निभाना गुनाह है। ताबिश ने मोबाइल से नजरें हटाते हुए कुछ देर बाद जवाब दिया। मगर मैं तो निभाना चाहता था, मुझे तो उसका मौका ही ना मिला। मैंने पूरी कोशिश की थी, मगर शायद मोहब्बत का मिलना मेरी किस्मत में नहीं था। वो इसलिए क्योंकि कोई है जो बहुत दिल से तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए अल्लाह से रुजू किए हुए है। हो सकता है उसकी मोहब्बत में कुछ ऐसा हो जो तुम्हारी मोहब्बत में ना हो। आयरा की तरफ रुख करें तो उसके जहन में वो मंजर दौड़ रहा था जब ताबिश ने उसकी खराब गाड़ी को ठीक करवाया था, और फिर तब से आयरा उसे पसंद करने लगी थी। वो हाल में दाखिल हुई तो स्क्रीन पर नजर आते हुए उसी पैगाम को देखा।
यही हाल ताबिश का भी था। वो उस जवाब पर चौंका, जिस्म थरथराया, कपकपी का शिकार भी हुआ। आखिर कौन था वो जिसकी अल्लाह ने सुन ली थी? मोबाइल परे फेंका, फिर उठकर खिड़की के पास आया और चमकते हिलाल को देखने लगा। एक बार फिर वो उस इंसान के बारे में सोचने लगा था जो उससे मोहब्बत करने लगा था। आखिर कौन था वो? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब बस कुदरत जानती थी। वो दोनों शाम के वक्त पार में मौजूद पेंट में हाथ डाले हुए चल रहे थे। आज भी हवा सर्द थी। ताबिश कार्गो पैंट के साथ गोल गले वाली शर्ट, उसके ऊपर जैकेट पहने हुए था। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी उभर रही थी। उसकी नजरें हाशिर पर नहीं थी, बल्कि आसपास चलते हुए अपने आप में मगन लोगों पर थी। हाशिर को अंदाजा हो चुका था वो किसी बात पर परेशान है। तुम इतने दिनों से कहाँ गायब हो? ऑफिस भी आना कम कर दिया है? भूरी शर्ट और सफ़ेद पैंट के साथ उसी के ऊपर भूरे रंग का जैकेट पहने, बाल माथे पर जमाए हुए वो चलते ताबिश को पुरसोस नजरों से देख रहा था। एक केस में बुरी तरह फंस चुका हूँ, इसीलिए नहीं आ सकता। वो चाहने के बावजूद भी असल वजह नहीं बता सका। हाशिर उसके सामने रुका और जांचती हुई नजरों से देखा। वो भी हाशिर को देखने लगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे? ताबिश ने घबरा कर नजरें दूसरी तरफ की। उसे लगा जैसे कुछ ही देर में उसका राज आश्कार हो जाएगा और फिर वो अपने दोस्त की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? हाशिर उसे अब भी वैसे ही देखने लगा। ताबिश को घबराहट महसूस हुई, सांस बंद होता महसूस हुआ, तो जैकेट निकाल कर हाथ में पकड़ ली। ना तुम मेरी मैसेज का कोई जवाब दे रहे हो, ना कॉल्स की, और ना ही तुम ऑफिस आ रहे हो। इससे आगे मैं क्या कहूँ अब? उसे ताबिश के इस बचकाना हरकत पर गुस्सा आया। और फिर जब मैं पूछ रहा हूँ तो आप जनाब उल्टे सीधे बहाने गढ़कर मुझे दिलासा दे रहे हैं। ताबिश सर झुकाए हुए उसकी मलामत सुनने लगा। मैंने कहा ना, केस की वजह से। हाशिर ने उसकी बात भी पूरी नहीं सुनी थी और आगे बढ़ गया। साफ जाहिर था वो नाराज है उससे। अब जब तक वो असल वजूहात नहीं बताएगा उसने नाराज ही रहना था। ताबिश कुछ देर खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ा। उससे अपने वाहिद दोस्त की नाराजगी दूर करनी थी। मैं जानबूझकर नहीं आ रहा था। हाशिर को अपने अकब में अफसरदा आवाज़ सुनाई दी। कदम रोके और सवालिया नजरों से देखने लगा। किस वजह की बुनियाद पर? ताबिश ने उसकी आंखों में देखा। मुझे किसी ने कहा था मैं तुम्हारे और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। हाशिर उसे देखे गया। और कौन था वो इंसान जिसकी फजूल बात पर आपने यकीन कर लिया? उसके लहजे में अब भी गुस्सा शामिल था। ताबिश ने उससे नजरें चुराई। इस बात को राज ही रहने दो, वक्त आने पर बता दूंगा। हाशिर बगैर कुछ कहे उसे देखे गया। आइंदा से बगैर तस्दीक किए हर किसी की बात पर आंखें बंद करते यकीन मत करना। ताबिश को वहीं छोड़कर एक बार फिर वो आगे बढ़ा। ताबिश एक बार फिर उसके पीछे गया। जब दोनों साथ चलने लगे तो हाशिर बोला, सफा की कॉल आई थी मुझे। कुछ अजीब अंदाज था उसका। ताबिश हैरान हुआ और परेशान भी। दिल मचलने लगा। घबराहट ने पूरे जिस्म पर वार किया। चेहरा बेसुकून हुआ। क्या हुआ? वो ठीक तो है? अंदर कहीं दिल के तन्हा खानों में उसे सफा के लिए फिक्र हुई। वो उससे कता ताल्लुक कर चुका था, मगर दिल में अब भी वो उसी शान से बराजमान थी जो पहले दिन उसका मस्कन था। हाशिर ने उसके बदलते हुए तासुरात देखे। यहाँ कुछ गलत महसूस हुआ, मगर सर झटका। हाँ ठीक थी, उसे क्या होना है, बस कुछ कह रही थी। ताबिश अचानक से सामने आया। उसका कोट अब तक हाथ में था। क्या कह रही थी, बताओ भी। अंदाज में सब कुछ जानने की जल्दबाजी थी। डिनर का कह रही थी, कहीं बाहर। ताबिश ने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाई। वो और उसका खुदा ही जानता था इस बात को सुनने के बाद कितने जतन से खुद को संभाला था। तो फिर डिनर किया तुम दोनों ने? हाशिर नफी में सर हिलाने लगा। नहीं यार, उस दिन मसरूफ था। ताबिश चुपचाप खड़ा रहा। तुम्हें जाना चाहिए था, हो सकता है उसे बुरा लगा हो। काश कोई उससे पूछता उसे कितना बुरा लगा है यूं उस तरह खुद का बेजरर होना। तुम्हें कब से उसकी इतनी फिक्र होने लगी? हाशिर ने जेब से मोबाइल निकालते हुए तंज किया। मुझे फिक्र नहीं होगी तो किसे होगी? आवाज़ इतनी मध्यम थी उसके अपने कानों तक बमुश्किल पहुंच सकी। हाशिर मोबाइल से नजरें उठाकर उसे देखने लगा। कुछ गलत महसूस हुआ। सब ठीक है? ताबिश ने इस्बात में सर हिलाया और खामोशी से चलने लगा। वो दोनों चलते चलते पार्क से बाहर आ गए। कैलेंडर ने दिनों को आगे बढ़ाया तो दिसंबर आ पहुंचा और उसके आते ही सर्दी भी आ गई। दिन छोटे और रातें बड़ी हुई। आयरा का रुख आज फजर की तरफ था। गुलाबी रंग की शलवार कमीज पहने, बाल पौनी में बांधे और पर्स कंधे से लटकाए हुए वो दरवाजे के सामने खड़ी थी। फजर ने दरवाजा खोला और उसे देखकर नरमी से मुस्कुरा उठी। तुम्हें और कोई काम नहीं? जब देखो हर दूसरे दिन यहाँ बैठी होती हो।
दरवाज़ा थामे उससे हम कलाम हुई। आयरा सर झटकते हुए उसे हटाते हुए अंदर बढ़ी। क्या करूँ यार, तुम्हारे बगैर रहा ही नहीं जाता। फजर उसे देखती रही, फिर अंदर आई। तुम थकती नहीं हो? आयरा ने देखा वो पलंग पर बैठ रही थी। किस चीज़ में? अगर तुम काम से मुतालिक कह रही हो तो कसम से यार बहुत थक जाती हूँ। जोर जोर दुखने लगते हैं, ऐसा लगता है अभी जिस्म का कोई ना कोई पुर्जा गिर जाएगा। फजर ने उस जवाब पर घूरा। मैं तुम्हारे यहाँ आने पर कह रही हूँ। आयरा पलंग पर बैठी। बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों थकने लगी यहाँ आने पर? मैं तो मौके ढूंढती हूँ तुमसे मुलाकात का शर्फ हासिल करने के लिए। फजर हंसी। आयरा ने बरसों बाद उसकी ये खनकती हुई हंसी सुनी थी। दिल ही दिल में उसकी हंसी बरकरार रहने की दुआ की। ऐसी क्या देख रही हो अब? काफी हंसने से फजर की आंखों से आंसू बहने लगे। आयरा ने अपने तवज्जो का मरकज किसी और तरफ किया, कहीं नजर ही न लगा दे। क्यों, तुम्हें देखने पर बस किसी और का हक है? आयरा ने किसी पर जोर दिया तो फजर ने तकिया उसकी तरफ फेंका। कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो क्या कह रही हो। फजर का चेहरा मारे अल्फाज के सुर्ख हुआ। लो भला, अब मैंने क्या कह दिया जो इस तरह जदोकोप कर रही हो? अपने हाथ बचाव के लिए चेहरे के सामने किया। वो मार मार कर थक गई तो उसे घूरने लगी। आयरा ने आहिस्ता आहिस्ता चेहरे से हाथ हटाया तो उसे घूरने में मगन थी। अब ये कातलाना नजरों से तो मत देखो। फजर ने गुस्से से रुख मोड़ा। दफा हो यहाँ से। आयरा ने बमुश्किल लबों पर उभरती हुई मुस्कान रोकी। आयरा अपनी जगह से उठी और रुख कमरे में मौजूद उन किताबों की जानिब किया जो वो पढ़ने के लिए दिया करती थी। नजर अपनी पसंदीदा किताब के ऊपरी सतह पर पड़ी जो फटी थी। वो हक्का बक्का हुई। तुमने इसका क्या हशर नशर किया है? किताब उसकी तरफ बढ़ाई, अंदाज में गुस्सा था। आयरा का शुमार भी उन लोगों में होता था जिनको अपनी किताबों से औलाद जितनी मोहब्बत थी। जब कोई उससे किताबें पढ़ने के लिए लेता तो वो देते हुए उनके वापस सही सलामत आने की दुआ किया करती थी। मैं क्या तुम्हें किताबें फाड़ने के लिए देती हूँ? फजर उसे देखने लगी। मैं क्यों ये करने लगी? मैंने उसे पढ़ा भी नहीं है। आयरा ने नखवत से चेहरा फेरा। मुझे नहीं मालूम तुमने फाड़ी है या नहीं, लेकिन अब कल तुम मुझे इसका नया एडिशन लेकर दोगी। फजर हैरान को नजरों से देखने लगी। जब मैंने फाड़ी ही नहीं है तो मैं क्यों लेकर दूंगी? आयरा ने आंखों में आंसू लिए उसे देखा। मैंने कहा ना तुम कल मुझे लेकर दोगी तो मतलब लेकर दोगी। फजर ने उससे किताब लेते हुए उलट पलट कर देखी। आयरा को देखा, फिर जब उसे चमकते हुए आंसू नजर आए तो गहरी सांस भरी। आर यू सीरियस? तुम एक मामूली सी किताब के लिए रो रही हो? फजर की बात पर उसका मुंह खुला। बदबख्त इंसान, तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये किताब मामूली है? शर्म ना आई ऐसे अल्फाज अदा करते हैं। उसके हाथ से वो किताब छीनी और पर्स में जबरदस्ती घुसाई। फजर उसके तेवर देखकर हैरान हुई। तुम किताब के लिए इतनी हाइपर हो रही हो? आयरा ने हार मानी क्योंकि वो किताब उसके पर्स में जाने का नाम नहीं ले रही थी। ये जिसे तुम किताब कह रही हो ये हमारे लिए किताब से बढ़कर है। फजर ने कंधे उचकाए और आयरा ने अपनी बात दोबारा याद करवाई। मैं कह रही हूँ अगर तुमने मुझे नया एडिशन नहीं लेकर दिया तो अच्छा नहीं होगा। फजर ने अस्पात में सिर हिलाया और गहरी सांस भरी। अच्छा ठीक है, ले दूंगी। आयरा उसके अल्फाज पर खुशी से फूले न समाई। फजर को उसका अंदाज कुछ अजीब लगा। वो दोनों इस वक्त कराची के मशहूर बुक स्टॉल के सामने खड़ी थीं। उनके चारों गिर्द किताबों की मदाहों का हजूम था। वो उन दोनों से यकसर फरामोश अपनी अपनी दुनिया में यानी किताब में मगन थे। फजर के चेहरे पर अच्छे तासुरात न थे। लगता था आयरा उसे ज़बरदस्ती खींच कर लाई हो। फजर ने भूरे रंग का फ्रॉक ज़ेबतन किया हुआ था जबकि आयरा स्याह रंग की कुर्ती में थी। दोनों ने दुपट्टा कंधों पर डाला हुआ था और बाल बंधे हुए रखे थे। क्या ज़रूरत थी मुझे यहाँ लाने की? फजर गुस्सा हुई तो आयरा रुकी और कमर पर हाथ धरे हुए घूरने लगी। जो तुमने मेरा नुकसान किया है ना, उसी का कफारा अदा करने यहाँ लाई हूँ मैडम। फजर कुछ पल नहीं बोली, फिर उसे नाराज़गी दिखाते हुए किताबें देखने लगी। आयरा उसे फरामोश किए आगे बढ़ गई। किताब हाथ में पकड़े वो सफ़े पलट रही थी जब अचानक से नज़र उठी और फिर उठी ही रही। यकीन करने में दुश्वारी हुई। हाशिर उसके सामने ढीली सफ़ेद शर्ट पर पूरी पैंट पहने, बाल माथे पर बिखराए हुए, हाथ में घड़ी पहने किताब में मशगूल था। ये मेरी खामख्याली है। हाशिर सर तो इस वक्त ऑफिस में होंगे, वो क्यों यहाँ आने लगे? एक तो आयरा मुझे साथ लाकर खुद ना जाने कहाँ चली गई है। उफ। चटकाते नजरों का रुख उस जानिब किया। हाशिर को खुद पर किसी की नजरों का इर्तिकाज महसूस हुआ। किताब से सर उठाकर इधर उधर देखा। जैसे ही फजर पर नजर पड़ी एक पल को उसे उस हसीन इत्तफाक पर यकीन ही ना आया। फजर और यहाँ? क्या ये उसका शराब तो नहीं? अब तो हर जगह ही वो नजर आने लगी थी। उसे अपनी नजरों पर भरोसा ही ना हुआ। कुछ फैसला किया, फिर किताब अपनी जगह रखते हुए उसकी जानिब बढ़ा।
वो उसे अपनी तरफ आते देखकर सोचने लगी, ये तो वाकई हाशिर सर है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। वो अपनी सोचों में गुम थी जब 3 इंच के फासले पर खड़े हाशिर ने सलाम किया। अस्सलामुअलैकुम, आप यहाँ? फजर ने उसकी तरफ देखा। वालेकुम अस्सलाम, मैं आयरा के साथ आई थी, मुझे यहाँ लाकर खुद पता नहीं कहाँ चली गई है। लबों पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाई। हाशिर ने उसे देखते इस बात में सर हिलाया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप यहाँ आकर बोर हो रही हैं? क्या किताबें नहीं पढ़ती? हाशिर किताब उठाए और गर्दानी करने लगा। फजर की नज़र किताब पर पड़ी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, इसलिए चुपचाप खड़ी थी। हाशिर ने वो किताब रख दी और दूसरी उठाई। कोई खास वजह? फजर मुस्कुराई। वजह तो कोई खास नहीं, बस शौक नहीं है। मेरे दोस्त मुझे ज़बरदस्ती देती हैं, वो भी मुश्किल से पढ़ती हूँ। अरे ये क्या बात हुई, किताबें किसे नहीं पसंद होती? हमारा बस चले तो दुनिया की सारी किताबें पढ़ लें। फजर उसकी बात पर लबों पर हाथ रखे मध्यम सा हंसी। हाशिर को अपना दिल उस हंसी पर डूबता हुआ महसूस हुआ। अच्छा वो सब छोड़ें, आप ये बताएं, आपके दोस्त किस तरह की किताबें देती हैं आपको? उसने सवालिया नज़रों से पूछा तो फजर कुछ पल सोचने लगी। न जाने क्यों उसके चेहरे पर जब नजरें पड़ी तो सारी सोचें मफलूज होकर रह जाती थीं। आयरा ज़्यादातर मुझे रोमांटिक ही देती हैं, इसलिए मैं कभी कभी नहीं पढ़ती। आशिर ने सर हिलाया। तो चलें फिर, आज मैं आपको अपनी पसंद की किताब बता देता हूँ, आप उन्हें पढ़कर देखिएगा। अपनी बात कहते ही किताबों के ढेर से अपनी पसंदीदा किताब उठाई और उसकी तरफ बढ़ाई। फजर ने बगैर देर किए उसे थामी और आगे पीछे देखने लगी। वो पढ़ने में मुनहमिक थी जब हाशिर बोला, मेरा पसंदीदा जज़ा क्राइम थ्रिलर है। शायद आपको बोर करे, मगर एक बात है, ये मज़े की होती हैं। हाशिर अपने लिए दूसरी किताब छानने लगा। फजर ने किताब से नजर हटाकर उसे देखा। लग तो अच्छी रही है वैसे। हाशिर मुस्कुराया और ताजिम अंदाज में सर झुकाया। वैसे एक बात पूछूं आपसे? हाशिर के जहन में सवाल कुंदा तो पूछ बैठा। फजर ने किताब बंद की और सीने से लगाई। जी कहें। आपको रोमांस पढ़ना क्यों नहीं पसंद? वो डर रहा था कि उस घिसे पिटे सवाल पर फजर बुरा न मान जाए। रोमांस की जगह जो गलत मवाद होता है, मुझे वो नहीं पसंद। अजीब से तासुरात चेहरे पर सजाए। उन अल्फाज से जो गंध हमारे दिमाग में बस जाता है, वो नहीं पसंद। अपनी बात कही और दोबारा यकसुई से किताब खोलकर पढ़ने लगी। हाशिर उसकी बात पर खुश हुआ। सही कहा, लेकिन फिर भी आजकल लोग इसी मवाद को दिलचस्पी से पढ़ते हैं। फजर उसकी बात पर अफसरदा हुई। अब हम क्या कर सकते हैं? उन लोगों को इससे जितना दूर करना चाहें, वो और इसके करीब होंगे। यह भी एक तरह का नशा ही होता है। उनको पढ़ने वाले लोग इन सब की आदी हो जाते हैं, चाहकर भी उनसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि फिर सब कुछ उनके दिमाग में किसी बीमारी की तरह जड़ पकड़ चुका होता है। फजल खुद को दोबारा उन लम्हात में महसूस करने लगी। वही तकलीफ दे दिन, वही ड्रग्स पाने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाना। वो भी तो काफ़ी अरसा नशे की आदत में मुब्तला रही थी। कानों में शोर पड़ा तो वो हाल में दाखिल हुई। हाशिर ने सीने पर हाथ बांधे। हम दुआ ही कर सकते हैं फिर ऐसे लोगों के लिए। हाशिर ने सर झटका और गोया हुआ। खैर, आपको ये किताब कैसी लगी? आबरू से किताब की तरफ इशारा किया तो फजर ने एक नज़र किताब को देखा, फिर उसे। बहुत दिलचस्प लग रही है मुझे। हाशिर सर झुकाए हंसा। फजर उसकी हंसी भली लगी थी। उसने बेइख्तियार उसे बरकरार रखने की दुआ की। मैं जानता था आपको पसंद आएगी। उन दोनों को अपनी जगह छोड़ो, वहाँ आते हैं जहाँ आयरा खड़ी थी। ये मैडम मेरे कहने पर तो किताब पढ़ती नहीं है। अब जब हाशिर ने दी है तो कब से पढ़े जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बड़बड़ाते मोबाइल पर्स से निकाला और कैमरे का फोकस उन पर रखा। वो उस हसीन लम्हे को अपने कैमरे में कैद रखना चाहती थी। कैमरे की आंख से देखें तो वो किताब पढ़ते हुए कुछ कह रही थी और हाशिर मुस्कुराकर उसे देख रहा था। मुस्कुराने से गाल पर गड्ढा वाज़ेह हुआ। आयरा ने यह हसीन मंजर कैमरे में कैद किया। कुछ देर बाद वो उनके साथ खड़ी थी। वाह भाई, मेरे लाख कहने पर भी तुम किताबों को हाथ तक नहीं लगाया करती, और यहाँ तो खड़े खड़े ही पढ़ने लग गई। फजर ने गुस्से से उसे घूरा। हाशिर खामोशी से खड़ा रहा। अब क्या चलने का इरादा नहीं? लबों पर मीठी मुस्कान सजाए, आंखें पटपटाए आयरा ने उसे देखा। फजर ने किताब रखी और अलविदा नजरों से हाशिर की तरफ देखते बोला, थैंक यू हाशिर सर। हाशिर ने आबरू उचकाए पूछा, सर, क्या हम दोस्त नहीं? फजर सटपटाई। जी वो तो ठीक है, मगर मैं। हाशिर ने हाथ हवा में बुलंद किया। कुछ अगर मगर नहीं, ऑफिस के बाहर आप मुझे सिर्फ हाशिर कहें। मुस्कुराकर जवाब दिया। फजर कुछ देर ऐसे ही देखे गई। वो मुड़ने ही लगी थी जब हाशिर ने किताब उठाकर उसके सामने की।
फजर को समझ न आया क्या करे। हाशिर ने उसे सोचों में डूबा देखा तो बोल उठा, ये किताब लेती जाएं, वैसे भी आपको पसंद आई है। भूरी और शहद आंखों का तबादला हुआ, लेकिन फजर मना करने लगी थी जब हाशिर ने शहादत की उंगली उठाते बोलते उसे रोका। कुछ लेकिन या अगर नहीं, ये रखें और पढ़ें, फिर बेशक आप मुझे दे सकती हैं। किताब को एक नज़र देखा फिर ले ली। हाशिर अब की बार खुलकर मुस्कुराया तो फजर भी मुस्कुराकर सर हिलाते हुए चली गई। वो कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहा, फिर अपने आप मुस्कुराते किताबों की तरफ मुतवज्जा हुआ। बॉस कदम कदम चलकर उस दरवाजे के सामने खड़े हुए जिसके उस पार उनकी बेटी थी। बगैर दस्तक के दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर वाज़ेह हुआ। फॉक्सी आईने के सामने खड़ी अपने अक्स को देख रही थी। जैसे ही उसकी नज़र पलटी वो गुस्सा हुई। आप फिर आ गए, मैंने मना किया था ना आपको यहाँ आने से। आपकी समझ में मेरी बात नहीं आती क्या? ड्रेसिंग टेबल पर जो भी मौजूद था फॉक्सी ने सब गिरा दिया और अब वो टूट फूट का शिकार हो चुका था। परफ्यूम की बोतल टूटने से कमरे में खुशबू ने अपना बसेरा कर लिया था। मिली जुली खुशबू से माहौल अजीब हो रहा था। फॉक्सी ने एक टूटा हुआ कांच उठाया और हाथ उनकी जानिब मुल्क किया। खबरदार जो एक कदम भी अंदर बढ़ाने की कोशिश की, वरना अच्छा नहीं होगा। उसकी आंखों में आगे बढ़कर बॉस ने झांका तो वो गुस्से से लाल हो रही थी। तुम आखिर कब तक मुझसे बदजन रहोगी? मैंने जो किया उसमें तुम्हारी भलाई थी। उसे कंधों से थामा तो वो चीखती पीछे हुई। मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आप वो इख्तियार सालों पहले खो चुके हैं। वो पर तल्ख मुस्कुराहट रेंगी और दोबारा मुखातिब हुई। और क्या कहा? मेरी भलाई चाहते थे आप? अगर ये आपकी भलाई है तो इससे कई गुना ज्यादा वो अच्छा होता कि आप भलाई करते ही ना। अपना रुख वापस आईने की तरफ किया। बॉस को किसी गलत चीज का एहसास जागा क्योंकि वो कांच अब भी उसके हाथ में था। कुछ देर खड़ा रहने के बाद बॉस सोफे पर टांग जमाए हुए बैठे और उसे देखने लगे। मुझे मालूम है तुम मुझसे खफा हो सकता है तुम मेरी बात तवज्जो से ना सुनो, मगर फिर भी आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहूँगा। फॉक्सी ने एक पल को आईने में नजर आते हुए उनके अक्स को देखा। हम बहुत गरीब थे, न जाने कितने दिन हमें कुछ भी खाने को न मिलता था। मेरे माँ बाप सब्र व शुक्र वाले नफ्स थे, वो हर हाल में सब्र कर ही लेते थे। दोनों गुर्बत की वजह से हमेशा बीमार रहते थे, लेकिन मैं उनकी बीमारी सह नहीं पाता। मुझे ये गुर्बत बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं चाहता था कहीं से भी बस इतना पैसा आए जिनसे मैं अपने माँ बाप का इलाज कर सकूं, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी। जिस बात का मुझे आज तक गुस्सा है, मेरे माँ बाप यूं ही सिसक सिसक कर मर गए। उन दोनों के बाद मैं सड़क पर आ गया और तब मेरे साथ वो हुआ जिसके जख्म आज भी मेरे जिस्म पर है। मैं उन्हें देखता हूँ तो सब याद आने लगता है। इसी तरह कई दिन और कई रात मैं फुटपाथ पर सोया। दिनों की गिनती मुझे भूल गई थी। भूख प्यास की कमी की वजह से मेरा जिस्म कमज़ोर तर होता जा रहा था, मानो ढांचे की शक्ल इख्तियार कर ली हो। फिर एक दिन मुझे गफूर दादा मिले। फॉक्सी ने अपना रुख उनकी जानिब किया और पुश्त आईने से टिकाकर सीने पर हाथ बांध लिए। चेहरे पर सख्त तासुरात थे, आंखों में गुस्सा। उसके हाथ में कांच अब भी था जिसे वो दबाए हुए थी। उसका जोर इतना था कि गाढ़ा खून रिस कर जमीन पर बहने लगा। बॉस की नजरें उसके खून पर जमी रहीं, लेकिन उन्हें अंदर कहीं सुकून महसूस हुआ कि उनकी बात सुनी जा रही है। गफूर दादा मुझे अपने घर लाए, फिर मुझसे सवाल पूछे मैं कहाँ से हूँ और यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं बस यकटक उन्हें देखता रहा। बॉस के सामने एक मंजर उभरा तो खुद को उसी मंजर में डूबता महसूस किया। मंजर में सफ़ेद रंग की शलवार कमीज में मलबूस आदमी उनके सामने दो जानों अंदाज में बैठा था। चेहरे पर मौजूद सुरमई दाढ़ी उन्हें बारोब शख्सियत होने का पता दे रही थी। तुम कहाँ से हो बच्चे? बच्चे ने उनकी सियाह आंखों में झांका जिनमें ज़माने भर की नरमी थी, या शायद सिर्फ उसके लिए पैदा की गई हो। शायद असल में माजरा कुछ और हो। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। बच्चे ने शर्मसारी से सर झुकाया। क्या तुम्हें अपना नाम नहीं मालूम प्यारे बच्चे? बच्चे ने सर उठाया। मुझे अपना नाम पता था मगर अब मैं भूल गया हूँ। गफूर दादा हंसे। तो क्या मैं तुम्हें नया नाम दे सकता हूँ? बच्चे ने जोर से इस बात में सर हिलाया। जी। कुछ पल गुजरे तो गफूर दादा दोबारा हम कलाम हुए। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, तुम इतने दिन से फुटपाथ पर क्या कर रहे थे? मैं रोज रात को यहाँ से गुजरता था और तुम्हें देखता था। बच्चे की आंखों में आंसू समा गए। मैं अपने घर का रास्ता भूल चुका हूँ, इसीलिए फुटपाथ पर था। गफूर दादा ने बच्चे के हाथ थामे। क्या तुम्हारे माँ बाप? बच्चे ने बीच में ही बात काटी। वो मर गए। आवाज़ में नमी शामिल थी। गफूर दादा को अफसोस ने आ घेरा। चलो आज से तुम मेरे पास ही रहोगे और आज से मैं ही तुम्हारे सब कुछ हूँ। बच्चे को समझ न आया वो किस तरह रद्द अमल जाहिर करे, इसलिए उसने सर हिलाने पर ही इक्तफा किया।
منظر ہوا میں تحلیل ہوا اور وہ حال میں لوٹے تو خود کو فاکسی کے شاندار کمرے میں پایا جو اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ نظریں فاکسی کی طرف ہی جو اسی طرح کھڑی تھی، آنکھیں غصے سے لال ہوئی جیسے ابھی سامنے بیٹھے انسان کا قتل کر دے گی۔ میں نے ان کے کچھ سوالات کے جوابات دیے، پھر انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ کئی روز بعد وہ مجھے اپنے اڈے پر لے گئے اور پہلی بار میں نے آنکھوں کے سامنے لڑکی کی کٹی ہوئی لاش دیکھی۔ فاکسی کو ایک دم اپنا پہلا دن یاد آیا تھا۔ سارے دکھ، سارے غم جیسے دوبارہ جاگ اٹھے ہوں، دل میں درد سا جاگا جس کا اثر آنکھوں میں اجاگر ہوا۔ جیسے تمہاری حالت ہوئی تھی ویسے میری بھی ہوئی۔ میں کئی دن تک بستر پر پڑا رہا۔ ایک دن غفور دادا آئے اور مجھ سے کہنے لگے، بچے تم تو بہت بہادر ہو، تم تو دنیا پر راج کر سکتے ہو، ہر پریشانی سے ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہو، آج ایک معمولی سے منظر سے ہار گئے۔ میں چونک کر دیکھنے لگا کہ وہ اس منظر کو کیسے معمولی کہہ سکتے تھے جو بالکل معمولی نہ تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے کہنے لگے، تمہیں اپنے لیے کھڑا ہونا ہوگا، خود کو مضبوط اور توانا بنانا ہوگا، کیونکہ میرے بعد سب تم نے ہی سنبھالنا ہے۔ میں کچھ نہ سمجھا، لیکن جیسے ہی دن گزرتے گئے اور میں روز ان کے ساتھ اڈے پر جاتا رہا تو ان کی باتوں نے میرے اوپر اثر کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد میں نے اپنے وجود کے اندر ایک تبدیلی محسوس کی، طاقت کی تبدیلی۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوا اس کاروبار میں مجھے مزہ آنے لگا، کیونکہ میں اچھا خاصا نام کما چکا تھا۔ کس کی وجہ سے؟ یقیناً غفور دادا کی وجہ سے۔ غفور دادا اب کچھ بیمار رہنے لگے تھے اور اسی طرح ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ میں ان کی وجہ سے بہت دکھی تھا کیونکہ میں نے باپ جیسا انسان کھویا تھا۔ دن گزرے، کئی راتیں کاٹی، تب سراج میرے ساتھ شامل ہوا۔ وہ میرا دوست تھا تو میں نے اسے بھی اسی راہ پر لگا دیا۔ کاروبار بلندی کو چھونے لگا، تبھی اچانک سے ارباز الوی آدم کا۔ خیر پھر اسے بھی بہت سارے پاپڑ بیلنے کے بعد میں نے راستے سے ہٹا دیا۔ وہ کچھ دیر سانس لینے کو رکے۔ اس دنیا میں میں نے اپنا نام بہت مشکل سے کمایا ہے، وہ بھی صرف غفور دادا کی وجہ سے۔ وہ نہ ہوتے تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتا۔ فاکسی نے تھک ہار کر کانچ دوبارہ پھینکا اور نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھی، آنکھوں سے آنسوؤں کی ریلی نکلی۔ باس اس کے پاس بیٹھے۔ تمہاری خوش قسمتی دیکھو کہ تمہیں سب کچھ بنا بنایا ملا۔ جب تم پیدا ہوئی تھی میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ میرے اس کاروبار کو تم ہی سنبھالو گی۔ میں نے تمہارے تھوڑا بڑا ہونے کا انتظار کیا، پھر جب تم 16 سال کی ہوئی تب مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب تمہارا وقت آ چکا ہے دنیا پر راج کرنے کا۔ فاکسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس بار اس نے جھڑکنے کی کوشش ہرگز نہیں کی۔ اپنے آپ کو دیکھو اور سوچو، اگر آج تم یہاں نہ ہوتی تو شاید اس طرح مضبوط نہ ہوتی، بلکہ ان سب عام لڑکیوں کی طرح ہوتی جنہیں آرام سے لوگ مسل کر چلے جاتے ہیں اور وہ چپ چاپ خاموشی کا لبادہ اوڑھے ہوئے بیٹھی رہتی ہیں۔ میں چاہتا تھا میری بیٹی مضبوط ہو، بہادر ہو، ملکہ ہو۔ آج تم خود کو آئینے میں دیکھو اور بتاؤ، کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ فاکسی کی آنکھ سے آنسو نکل کر زمین پر بچھے کارپیٹ میں جذب ہوا۔ دنیا نے اور اس کے رہنے والوں نے مجھ پر بہت ستم ڈھائے ہیں۔ اب میرا وقت ہے کہ میں تمہاری شکل میں ان سے اپنا بدلہ چکاؤں، کیونکہ تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں جو میرے لیے لڑے۔ فاکسی کے لب پھڑپھڑائے، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر باس نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ اگر تمہیں اب بھی مجھ پر غصہ ہے اور تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جاؤں، تمہاری زندگی سے بے دخل ہو جاؤں، تو پینٹ کی جیب میں السی پستول نکالی اور اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ ابھی میرا کام تمام کر دو۔ فاکسی نے کانپتی ہوئی انگلیوں سے پستول تھامی اور یک ٹک دیکھنے لگی، پھر ایک جھٹکے سے اسے کمرے سے باہر پھینکا اور زمین پر بیٹھی زاروں قطار رونے لگی۔ باس نے اسے کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ مجھے معاف کرنا میری جان، مگر یہ ضروری تھا۔ میں چاہتا تو تمہیں اس سے دور بھی رکھ سکتا تھا، مگر میں نے ایسا کیا نہیں۔ وہ اسے یہیں چھوڑ کر مڑے اور دروازے سے نکل گئے۔ پیچھے فاکسی کن سوچوں میں گم تھی، پتہ ہی نہ چلا۔ باس کچھ فاصلے پر رکے اور مڑ کر کمرے کے اس پار بیٹھی ہوئی بیٹی کو دیکھا۔ ان کے لب گہری مسکراہٹ کا پتہ دے رہے تھے۔ تم اتنی جلدی میرے شکنجے میں آ جاؤ گی، میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ہو تم بھی ایک لڑکی ہی، آخرکار یقین تو کرنا ہی تھا تم نے۔ باس لاؤنج کی طرف آئے تو وہاں سراج ان کا انتظار میں تھے۔ ہو گئی بات؟ آنکھوں میں جاننے کا جنون تھا۔ باس خاموشی سے انہیں دیکھنے لگے، پھر ایک جاندار کہکا مارا۔ تمہیں معلوم تو ہے سراج، لڑکیاں معصوم ہوتی ہیں، انہیں ذرا سا کندھا دو وہ پگھل جاتی ہیں۔ میں نے بھی یہی کیا، اور دیکھو۔ ہاتھ سے فاکسی کے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ تمہارے سامنے ہے سب۔ سراج نے ان کی بات پر کہکا لگایا۔ مجھے تو لگا تھا وہ نہیں پگھلے گی، مگر خیر، جو ہوا اچھا ہوا۔ سورج پورے ماحول میں حاوی تھا، لیکن وہ لوگوں کے لیے راحت بخش ثابت ہو رہا تھا۔
परिंदे अपनी उड़ान भरते रिस्क की तलाश में थे। उन्हें अपनी मस्ती में मगन छोड़े जमीन पर वाक़ उस घर की तरफ रुजू करते हैं जिसके दरवाजे पर समी खड़ा था। सियाह शलवार कमीज पहने, बाल माथे पर जमाए, आज वो बरसों बाद उस दरवाजे के सामने खड़ा था जिसे छोड़े कई अरसा होने को था। आंखों में नमी थी जिन्हें वो बार बार छुपा रहा था। किससे? यकीनन अपने आप से। उससे एक ऐसा गुनाह सरजद हुआ था जिसकी कोई सजा ना थी। वो दस्तक दे चुका था मगर अभी तक दरवाजा किसी ने न खोला था। बचपन से लेकर जवानी तक बहुत सारी यादें उस घर से जुड़ी हुई थीं जिन्हें याद करना उसके लिए दुश्वार साबित हो रहा था। कदमों की आवाज़ आई तो वह उसके इंतजार में खड़ा रहा। दरवाज़ा खुल चुका था। फजर अपनी जगह पर खड़ी दंग हुई। उसका भाई 7 साल की मुसाफत के बाद उसी दर पर खड़ा था जिसे वो गुर्बत खाना कहकर छोड़कर जा चुका था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब क्यों आए हैं इस गुर्बत खाने में? समी मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में दर्द छुपा था, अपनों को खोने वाला दर्द। क्या सारे शिकवे यहीं पर खड़े करोगी? अंदर आने का मौका नहीं दोगी? फजर ऐसे ही खड़ी रही, उसके वजूद में कोई जंबिश न हुई। अब आप क्यों आना चाहते हैं इस गुर्बत खाने में? ये तो आपके मयार का नहीं था ना? समी ने सर झुकाया। उस वक्त मैं बहक गया था, पैसों का लालच था। फजर तल्ख मुस्कुराई। और इस बात का एहसास आपको अब हो रहा है? फजर के लफ्ज़ किसी नश्तर की तरह महसूस हुए। दिल में तकलीफ हुई मगर ये तकलीफ कुछ नहीं थी उसके सामने जो उस घर के मकीनों ने सही थी। मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद तुम लोगों की हालत ठीक नहीं थे, मगर फिर भी क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? फजर बगैर जवाब दिए दरवाजे से हटी। समी कुछ देर खड़ा रहा, फिर अंदर आ गया। चारों तरफ नजरें घुमाई। उसके चेहरे पर जो तासुरात थे फजर ने वो पढ़ लिए थे। अम्मी का इंतकाल हो चुका है जबकि बाबा घर छोड़कर चले गए हैं। समी के चेहरे पर हैरानी पैदा हुई। क्या हुआ था अम्मी को? उसके आंखों में कई ऐसे सवाल थे जिनका वो फजर से जवाब चाहता था। फजर ने एक बार फिर खामोशी को चुना और इसी तरह सवाल रद्द किया जैसे सुना ही ना हो। आप क्यों आए हैं यहाँ? समी ने उसके लहजे में सख्ती भांप ली थी। सर झुकाए वो फर्श को देखने लगा। मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। उसने अपने लफ्ज़ वापस दोहराए। फजर उसे बगैर तासुर के देखे गई। कोई ज़रूरत नहीं है आपकी माफ़ी की। समी ने झुका सर उठाया और शिकवा कुना नजरों से अपनी उस जान से प्यारी बहन को देखा। क्यों ज़रूरत नहीं है बच्चे? फजर तल्ख मुस्कुराई। मुझे एक बात बताएं, क्या आपकी इस माफ़ी से सब कुछ ठीक हो सकता है? क्या मेरी माँ जिंदा हो सकती है? क्या वो सब होने से रुक सकता है जो कुछ मेरे साथ हुआ? बोले, जवाब दे। अगर ऐसा हो सकता है तो मैं खुशी खुशी माफ़ी देने को तैयार हूँ। समी को महसूस हुआ जैसे उसके पास लफ्ज़ों का चुनाव ख़त्म हो गया हो। उसकी ज़बान तालू से चिपक गई थी। कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। फजर ने इस बात में सर हिलाया। आपकी खामोशी इस बात की गवाही दे रही है कि आपके पास ये इख्तियार नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि आप यहाँ से चले जाएं। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस तरह से जाने से घर दरहम बरहम हो जाएगा। फजर रुकी लेकिन मुड़ी नहीं। वो फजर की पुश्त पर ही नजरें गाड़े बोला, क्या तुम मुझे सुनना नहीं चाहोगी? मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था घर। यकीन करो, जब से घर छोड़ा है तब से हमारे ऊपर बहुत सारी मुश्किलात पैदा हुई। हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। कई दिन रात हम मारे मारे फिर रहे थे। हम फाकों से गुजरे, न जाने कौन कौन सी आफतों ने हमारा दर्द देख लिया। मैं समझ गया था कि ये सब मेरी खुद की वजह से हुआ है। अगर मैं लालच नहीं देखता तो शायद आज हम इस मकाम पर खड़े ना होते। मेरी उस गलती की वजह से न जाने मैंने क्या कुछ गलत कर दिया था जिसका मैं बता भी नहीं सकता। बताना चाहूँ तब भी नहीं। मैं एक ऐसे गुनाह में मुलविस हो चुका हूँ जिससे वापसी अब तभी मुमकिन है जब इस दुनिया से रुखसत होऊंगा। उस आवाज़ में नमी झलकी तो फजर मुड़ी। समी हाथ जोड़े हुए खड़ा था। मुझे माफ़ कर दो। फजर का दिल कुछ मोम हुआ। आंखों से गुस्से का पर्दा चाक हुआ और वहाँ एक नरम एहसास ने अपनी छाप पैदा की। फजर ने आगे बढ़कर उसके हाथों को थामा। कोई बात नहीं, ये सब होना हमारी किस्मत में लिखा था। समी कुछ देर चुप हुआ। फजर उसके सामने खड़ी आंसू पोंछ रही थी। क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? फजर ने आंसू भरी आंखों से देखा। जब मैं बाबा को माफ़ कर सकती हूँ, अपने बेटे के कातिलों को माफ़ कर सकती हूँ, तो आपको भी कर सकती हूँ। समी ताज्जुब का शिकार हुआ। बेटे के कातिलों को मतलब तुम्हारी शादी हो चुकी है क्या? फजर ने हाँ में सर हिलाया। जी, बाबा की वजह से। समी ने नासमझी से देखा। आप अंदर आए, मैं कुछ दिखाती हूँ। उसे कमरे में अंदर आने का कहा और साथ खुद भी चली गई। कुछ ही मिनट गुजरे थे। समी फजर के पलंग पर बैठा था और उसके सामने वो बैठी अपनी कहानी सुना रही थी। जो जिंदगी ने उसके साथ सितम ज़रीफ़ी की थी, सब। उसके हाथ में रामिस की तस्वीर भी थी।
जैसे ही समी की नज़र उस पर पड़ी, उसे ज़मीन अपने पैरों से फिसलती हुई महसूस हुई। माथे पर पसीना जमा हुआ, पेशानी शिकन आलूद हुई, आंखें फैल कर बड़ी लगने लगी थीं। होंठ कपकपाहट का शिकार हुए, हाथों में लर्जिश पैदा हुई। आज उस पर एक भारी हकीकत आया हुई थी, जो अनकरीब उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती थी। जाने अनजाने में उसने जिस मासूम बच्चे का गला काटा था, वो उसी की बहन का बेटा निकला था, जिस पर वो जान न्यौछावर करता था। अगर फजर को पता चल जाता उसके मासूम बेटे का कातिल उसका सगा भाई है, तो शायद फजर उसे एक बार फिर घर से निकाल देती या ऐसी सजा सुनाती जो उसकी मौत का बास बनती। मगर नहीं, अल्लाह ने उसके गुनाहों पर पर्दा रख दिया था। फजर उसकी बिगड़ती हालत देखने लगी। क्या हुआ भाई आपको? आप ठीक हैं? माथे पर नन्ही बूंदें पैदा हुई। बमुश्किल सर अस्पात में हिलाया और तासुरात बहाल किए। मैं ठीक नहीं हूँ। अचानक से तबीयत कुछ बिगड़ रही है। क्या तुम मुझे ठंडा पानी दे सकती हो? फजर उठी और बावर्ची खाने से पानी का गिलास उठा लाई। समी ने वो एक ही सांस में उतारा और खड़ा हुआ। फजर ने समी की बिगड़ती तबीयत को नासमझी से देखा। वो कुछ कहने ही लगी थी, लेकिन समी ने मौका ना दिया। मुझे जाना होगा, एक ज़रूरी काम याद आ गया है। इंशाल्लाह मैं दोबारा मिलने आऊँगा। अलविदाई लफ्ज़ कहे और चला गया, ये जाने बगैर कि वो फजर से आखिरी बार मिल रहा था। जैसे ही दरवाजे से वो निकला, तो हादी ने फासले पर खड़े गाड़ी का शीशा नीचे किया और हवा को अंदर आने का इशारा किया। मैडम, अब तो आपको यकीन हो जाना चाहिए कि समी वो नहीं जो खुद को दिखाता है। ज़रूर उनके माबेन कुछ ऐसा ताल्लुक है जो हमें मालूम होना चाहिए। फ्रंट मिरर से फॉक्सी को देखा। वो भी जल्द मालूम हो जाएगा। गुड जॉब हादी, मुझे यकीन नहीं था तुम इस इम्तिहान में पास हो जाओगे। फॉक्सी की बात पर वो हंसा और ताज़ीम से सर झुकाया। जब आपका भरोसा साथ हो तो कौन गधा इम्तिहान नहीं जीतेगा। फॉक्सी ने जवाब ना दिया और वो उसी तरह बैठी रही। पिछले कई महीनों से वो हादी के साथ मिलकर समी का पीछा कर रही थी। पहले उसने ये काम हादी को सौंपा हुआ था, फिर कुछ ख्याल आया तो वो भी शामिल हो गई। समी कब आता है, कब जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, सब इल्म था। उसने जिंदगी में पहली बार किसी पर भरोसा किया था, जिसका बहुत भारी नुकसान वो उठा चुकी थी। अब बदला लेने का वक्त था। फॉक्सी अपनी ही सोचों में गुम मुस्कुरा रही थी। मास्क की वजह से हादी उसको ना देख सका। अगर देख लेता तो जान जाता वो कितनी खतरनाक है। समी अपने ऑफिस में सरबराही कुर्सी पर बराजमान था। चेहरे पर उदासी रकम थी और आंखों के सामने एक मंजर बार बार किसी तकलीफ दे याद की मानिंद उजागर हो रहा था। वो मंजर जिसमें बच्चा उसके सामने बैठा था और वापस जाने की इल्तिजा कर रहा था, लेकिन एक वो सख्त जान था जो उसकी बात पर कान नहीं धर रहा था। काश वो उस वक्त समझ जाता, काश उसे उस वक्त किसी तरह इल्हाम हो जाता, तो शायद। और हमेशा की तरह सारी बातें उस शायद पर ही खत्म हो रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? अपनी बहन से उसका वाहिद सहारा भी छीन लिया, जिसकी वजह से उसने जीने की ख्वाहिश की थी। सर दोनों हाथों में थामा और ज़ारों का तार रो दिया। आज से उसका रोना शुरू होना था, क्योंकि उसकी किस्मत में अब बस रोना ही लिखा था। काफ़ी देर रो लेने के बाद मेज की पिछली दराज से कागज़ निकाला, पेन होल्डर से उठाया, फिर झुकते हुए अल्फाज उस पर घसीटने लगा। प्यारी फजर, उम्मीद है तुम खैरियत से होंगी। जब से तुमसे मिला हूँ तब से बहुत खुशी हो रही है, सबसे ज़्यादा इस बात पर कि तुमने मुझे माफ़ करके अपने घर में दाखिल होने की इजाज़त दे दी है। लेकिन आज जो हकीकत मुझ पर आश्कार हुई है, उसने अंदर से मुझे तोड़ कर रख दिया है। मुझे इस बात की वाकई उम्मीद नहीं थी। मैंने कहीं सुना था आपके गुनाह हमेशा आपका पीछा करते हैं। आज देख भी लिया। मुझे माफ़ कर दो फजल, मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ। गुज़िश्ता पिछले महीनों से जो कुछ हुआ है, मैं उसमें बराबर का शरीक रहा। मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि क्या करने लगा हूँ। अगर मालूम होता तो शायद ना करता। आंखों में पैदा होने वाले आंसू हाथ की पुष्ट से साफ किए और दोबारा झुका। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमसे जितना छुपना चाहे इतना छुपी रहें। अगर वो किसी दिन खुलकर सामने आ जाए तो बहुत तकलीफ होती है, जैसे अभी मुझे हो रही है। ऐसा लग रहा है अभी दिल फट पड़ेगा। दर्द बढ़ रहा है। काश मुझे वो सब मालूम ना पड़ता तो इतनी तकलीफ महसूस ना कर रहा होता जितनी अब कर रहा हूँ। मैं खुद को तुम्हारा भाई कहलाने के लायक ही नहीं रहा। तुम समझ रही होंगी मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। तुम्हारी आसानी के लिए आज मैं एक एतराफ़ करने लगा हूँ। वो एतराफ़ जिसे जानकर हो सकता है तुम दोबारा मुझसे नफरत करने लगो। मैं ही वो इंसान हूँ जिसने तुमसे तुम्हारा वाहिद सहारा छीना था। ये सब जानने के बाद मुझ में अब तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं रही। मैं कोशिश करूँगा हमारा सामना अब कभी ना हो। अगर तुम्हारा दिल मुझे माफ़ करने की इजाज़त दे तो माफ़ कर देना। फ़कत तुम्हारा भाई जो तुम्हें अब तक जान से प्यारा था।
सीधा हुआ, कागज तय करके जेब में रखा और जल्द ही ये खत अरसाल करने का इरादा किया। आंसू पहुंचे तभी एक हस्ती ने उस कमरे की दहलीज पर कदम जमाया। समी ने किसी की मौजूदगी महसूस की तो उस जानिब देखा, फिर सामने खड़े वजूद को देखते चौंक गया। चेहरे पर फैली हुई नमी साफ की और कुर्सी से उठकर अदब से सर झुकाए हुए उसे अंदर आने का इशारा किया। आए मैडम। वो शाहाना अंदाज में चलती कमरे में दाखिल हुई और कुर्सी पर टांग जमाते बैठी। उसके बैठने के बाद वो बैठा। नजरें सीधी चमकते चाकू पर पड़ी तो कुछ गलत महसूस हुआ। आज उस चमक में खास था। कैसे हो समी? चाकू वाला हाथ शीशे की मेज पर धरा। समी बगैर पलके झपकाए उसे देखे गया। उसके चेहरे पर हैरानगी छाई। फॉक्सी आज खास उससे खैरियत क्यों पूछ रही थी? मैं ठीक हूँ मैडम। आपको कोई काम था तो मुझे बुलावा भेज देती, मैं आ जाता। आपने क्यों जहमत की? तरला पर जुबान फेरी। फॉक्सी ने सर सीट की पुष्ट से टिकाया और चाकू की नोक उंगलियों से खरसने लगी। आंखें सफाके का मुजाहिरा कर रही थीं। कुछ पर्सनल काम था इसीलिए आई हूँ खुद चलकर। सोचा इसी बहाने तुमसे खैरियत भी पूछ लूँ। क्या मैंने कुछ गलत किया यहाँ आकर? अपनी निगाहें उसकी तरफ की तो देखा वो चाकू को ही घूरे जा रही थी। फॉक्सी तल्ख हंसी। अरे मेरी जान, तुम डर क्यों रहे हो? बड़ी दिक्कतों से समी ने उसकी तरफ देखा। उसे उनकी नजरों से खौफ आया। कुछ था उनमें जिसे वो जान ना सका। जबरदस्ती मुस्कुराहट होठों पर सजाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फॉक्सी को शायद उसकी शक्ल देखकर तरस आ गया था। कुर्सी पर सीधी होकर बैठी और आंखों में आंखें डाली। सुनने में आया है आजकल तुम बहुत पुराने रिश्ते ताज़ा कर रहे हो। समी उसकी ढकी छिपी बात को समझ ना सका। जी, क्या मतलब? आंखों में उलझन ओद आई। वो अपनी जगह से उठी और उसकी तरफ आई। मतलब तो साफ मेरी आंखों में नजर आ रहा होगा अगर गौर करो तो। समी ने थूक निकला। आपको धोखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रही हैं। अपनी सफाई में लफ्ज अदा कितनी मुश्किलों से करते हैं आज उसे अंदाजा हुआ था। हर किसी की आंखें धोखा खा सकती हैं मगर फॉक्सी की नहीं। वो उसकी कुर्सी के पीछे आ खड़ी हुई। समी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपनी मौत सर पर मंडलाती हुई महसूस हुई। आपको कोई गलतफहमी हुई है? फॉक्सी ने चाकू उसके गले में चुभोया। समी ने आंखें बंद की। खून की नन्ही बूंद गिरकर सफेद कॉलर से जज्ब हुई और धब्बा छोड़ गई। और ठीक इसी वक्त समी पर तल्ख हकीकत अश्कार हुई थी कि आज अभी और इसी वक्त वो मौत के घाट उतरने लगा है। फॉक्सी को कभी गलतफहमी नहीं हो सकती, इसीलिए खत्म करो ये नाटक। आंखों में खतरनाक तरीन तासुर नजर आए। समी ने गहरी सांस भरी। आज उसका इख्तिताम होना यकीनी था। हाँ, मैंने अपनी बहन को बचाया था। मैं ना होता तो कोई और बचा लेता क्योंकि उसकी जिंदगी लिखी थी। लेकिन जाने अनजाने में मुझसे एक गलती हो गई। मैंने उसकी वाहिद सहारे को उससे छीन लिया। उसका मुझे अब उम्र भर अफसोस रहेगा। आंसू उसकी आंख से टपका और वो भी खून की तरह कॉलर में जज्ब हो गया। फॉक्सी के चेहरे पर कई तासुरात पैदा हुए। आंखें एकदम शोलेबार हुईं। फिर अचानक से चाकू से उस पर यके बाद दीगरें वार करती गई जिसकी वजह से खून की छींटें उसके साफ व शफाफ चेहरे पर पड़ी। साथ साथ बड़बड़ाती रही। तुम्हारी उम्र होगी तभी अफसोस कर पाओगे ना। चेहरे से खून की छींटें साफ किए और अपनी उंगली उस जगह रखी जहाँ से खून बह बहकर जमीन पर गिर रहा था। खून से वो उसकी सफ़ेद शर्ट पर फॉक्सी लिखने लगी। लिखते हुए सीधे हुई और उस चेहरे को देखा जो अब बेजान हो चुका था। फॉक्सी के साथ जो गद्दारी करेगा उसका अंजाम मौत ही होगी। दरवाजे के पीछे खड़े दीवार से पुष्ट टिकाई हुए हाथी की टांगे एक पल को लरजी। वो दीवार का सहारा लिए खड़ा रहा क्योंकि उससे एक संगीन गलती हो चुकी थी जिसका अब खामियाजे भुगतना नहीं चाहता था। चेहरे पर मौत का खौफ वाज़े हुआ। उसे मौत अपने सर पर नाचती हुई नजर आई। उसी वक्त एक मंजर उसकी आंखों में लहराया। 5 महीने कबल, रामिस के इंतकाल से एक हफ्ता पहले। खुद को अपने कमरे जो फॉक्सी ने उसका ऑफिस बनाया था मैं महसूस किया। मोबाइल हाथ में थामे वो किसी को कॉल मिला रहा था। एक सेकंड भी न गुजरा था जब कान में हेलो सुनाई दिया। हादी ने दरवाजे की जानिब देखा और मोबाइल के स्पीकर पर मुट्ठी जमाई हुए हल्की आवाज़ में बड़बड़ाया, मोहतात रहना क्योंकि कुछ दिन में तुम्हारे किसी अपने की मौत होने वाली है। अपनी बात कहते ही उसने कॉल काटी। वो घबराहट का शिकार हुआ। आगे पीछे दोबारा नजरें घुमाई। किसी ने देखा तो नहीं। फिर गहरी सांस भरी और मुस्कुराने लगा। उसे फॉक्सी का राज पता चल चुका था। वो अगले हफ्ते क्या करने वाली थी मालूम हो चुका था। हाल में वापस आया तो कमरे के अंदर से फॉक्सी निकलने ही वाली थी। जब वो दूसरी तरफ हुआ,
फॉक्सी ने उसे नहीं देखा। शुक्र है। जो मंजर उसने अभी देखा था वो फरामोश करने के काबिल नहीं था। पहले उसने सोचा वो आराम से फॉक्सी को धोखा दे देगा, मगर अब अंदाजा हो रहा था कि मुश्किल था। ये जिंदगी और मौत का खेल था, क्योंकि वह पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। आसमान पर उड़ते परिंदे अपने जोबन पर थे। बादल अपनी आगोश में सूरज को छुपाए हुए थे। ऐसे में घने जंगलात के बीच बनी हुई इमारत के अंदर से उस वक्त कुछ जानवरों के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो सब फरामोश के अंदर कदम धरने लगा। ये तो उसके लिए रोज़ का मामूल था, इसीलिए कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। अंदर जाते ही सिराज हमेशा की तरह अपनी मखसूस जगह पर बैठे, सिगरेट पीने में मशगूल, चेहरे के सामने अखबार किए बैठे थे। उन्हें किसी की आमद महसूस हुई तो अखबार का सिरा मोड़कर उस जानिब देखा। अपने लगते जिगर को देखते ही उनके लबों पर मुस्कुराहट ठहरी। पास पड़ी एशट्रे में सिगरेट को झटका और सीधे हुए। मौसम के मुनासबत से गर्म हल्के रंग की शर्ट के साथ सफ़ेद पैंट पहने, बाल माथे पर बिखराए, वो भी उन्हें ही देखने लगा। तुम्हारे चेहरे के तासुरात देखकर लगता है कुछ नेक इरादे से नहीं आए। हादी टांग पर टांग जमाए सोफे पर बैठा था और बाप को देखते कुछ ऐसे लफ्ज अदा किए जिनको सुनने की उन्हें चाह कब से हो रही थी। आपकी चाहती ने आज समी का कत्ल कर दिया। सिराज को महसूस हुआ जैसे जिंदगी के सारे गम उन लफ्जों ने मिटा दिए हों। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, उसने खुद ही हमारे गले का कांटा निकाल कर फेंका है। हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, वरना जो हम करने वाले थे वो ना कर सकते। समी फॉक्सी का वफादार आदमी था। वो कैसे भी करके सब पता लगवा ही देता, फिर हम बुरी तरह से फंस जाते। उनके आखिरी लफ्जों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर हादी पल भर को चौंका। मंजर चश्म पर दो मंजर आ ठहरे, जिसमें फॉक्सी समी का कत्ल कर रही थी और दूसरे में वो रामिस के कत्ल की खबर दे रहा था। फिलहाल के लिए उसने ये बात राजी रखनी चाहिए। वो होश में आया और सिराज को बावर करवाने वाला लहजा अपनाया। बाबा, अब की बार हमें हर कदम फूक फूक कर रखना होगा, वरना जान भी जा सकती है। सिराज कुछ पल खामोश निगाहों से देखे गए, फिर जोर का कहका लगाया। ये तो इस गड्ढे में कूदने से पहले सोचना चाहिए था ना, अब क्या हो सकता है। सिराज कहते ही वापस अपने काम में मसरूफ हुए, जब हादी उठा और चक्कर काटने लगा। नहीं, इतनी आसानी से तो वो हमें नहीं मार सकती। इससे कबल वो कुछ करे, हमें उसके सारे दाव पेच खेलने होंगे। एक ख्याल जहन में आया, फिर उसे लफ्जों में पिरोने लगा। आपने बॉस वाले मामले में कुछ किया? सिराज ने अखबार से नजर उठाई और पुरसोस नजरों से उसे देखे गए। उस पर भी काम चल रहा है, मगर हादी ने उनकी आंखों में झांक कर कुछ तलाशना चाहा। मगर क्या? सिराज ने सांस खींची। हमें कुछ अहम सबूत की जरूरत है, जिससे यह मालूम हो जाए कि बॉस ने ही उस लड़की का रेप किया है, वरना क्या पता वो शख्स झूठ बोल रहा हो। हादी उनकी बात पर हंसा। आपके सामने भी लोग झूठ बोल देते हैं, वाह। सिराज ने अखबार को झटका देकर तय किया और फिर मुकम्मल तवज्जो उसे दी। इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं जिसके सामने लोग झूठ बोलने से कतराते हों। लोग आसानी से झूठ बोलकर चले जाते हैं। ये हम होते हैं जिन्हें बात की खाल तक पहुंचना होता है। उनकी बात पर माहौल में कुछ तनाव सा महसूस हुआ, जिसे हादी ने झटका। ठीक है, अगर ऐसी सूरत हाल है तो मेरे पास एक आइडिया है, जिसे सुनकर यकीनन आप खुश होंगे। हादी उनकी बात पर कहने ही लगा था जब बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। दोनों की नज़रों का तबादला हुआ। क्या फॉक्सी यहाँ है? पूछने वाली आवाज़ हादी की थी। नहीं, वो दिन में कहाँ आती है। फिक्र मत करो, कोई जानवर ही होगा। तुम अपना आइडिया बताओ। सिराज ने इत्मीनान बख्श जवाब दिया तो वो आगे के लिए लाहिला अमल दोहराने लगे, जिसे सुनकर सिराज के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी, एक फातिहाना मुस्कुराहट।